बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी क्या है? आसान और सिंपल अल्फाज में ये थ्योरी बुनियादी तौर पर इनकॉर्पोरेट करती है, शामिल करती है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। यानी जब लोग इंडिविजुअली डिसीजन लेते हैं किसी भी काम का कि उन्होंने कौन सा रोज़गार इख्तियार करना है, कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, कौन सी चीज़ रिहाइश कहाँ इख्तियार करनी है, कौन सा कारोबार करना है, ये दुनिया ज़िंदगी में जौन से भी मुआशी फ़ैसले करते हैं उनके पेश नज़र उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है। यानी हर चीज़ का फ़ैसला करते के वक़्त वो उसकी कॉस्ट, उसका अखराजात, उसके लिए जो उनको पे करना पड़ता है और जो उससे फ़ायदा होना है उसका कंपैरिजन करने के बाद उस चीज़ को करने का डिसीजन लेते हैं। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुनियादी तौर पे फार्मूला। तो हाउस होल्ड फर्टिलिटी में जब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं असूलों को सामने रखकर फैसला करेंगे फैमिली साइज डिटरमिन करने का, तो हम इसको कहते हैं दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम किसी चीज़ को लेने का फैसला करते हैं, ख़रीदने का या बेचने का, तो हम उसके लिए इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी जो ना वो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है कि वो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है किसी चीज़ को ख़रीदने में, किसी चीज़ को हासिल करने में या डिमांड करने में, उस थ्योरी की जो बेसिस है यानी इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और ये रैंकिंग, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज़ में कि एक कंज्यूमर या एक फैमिली कैसे फैसला करती है कि वो अपना फैमिली का साइज कितना रखेगी और उसको डिटर्मिनेंट करने में कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। यानी बच्चे पैदा करने में, फैमिली साइज बढ़ाने में या कम करने में कौन कौन सी चीज़ें डिटर्मिन होती हैं। और इसमें भी ये फ़र्ज़ किया गया है कि एक कंज्यूमर या एक हाउस होल्ड बच्चे पैदा करने में या फैमिली साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में वही कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस लेता है और उसी कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस के तहत वो ये फैसला करता है कि कितने बच्चे पैदा किए जाएंगे और कितने बच्चे पैदा नहीं किए जाएंगे। The conventional theory of consumer behavior assumes that an individual with a given set of taste or preferences for a range of goods tries to maximize the satisfaction derived from consuming these goods subject to his or her own income constraints and the relative prices of all goods। जिस तरह कन्वेंशनल कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में कंज्यूमर अपने बजट कंस्ट्रेंट, इनकम और टेस्ट को सामने रख के कोई भी फैसला करता है, यानी कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करता है और फिर कुछ चीज़ को ख़रीदता है और वो उसको हासिल करता है। इसी तरीके से हम लोग इस चीज़, इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी पे कि एक इंसान या एक फैमिली कैसे ये डिसीजन लेती है कि उन्हें कितने बच्चे वो अफोर्ड करेंगे या कितने बच्चे वो हासिल करेंगे। So in the application of this theory to fertility analysis, children are considered as a special kind of consumption good। तो बच्चों को भी एक special kind of consumption good ही consider किया जाता है। जिस तरह दूसरी चीज़ें आप फ्रिज लेते हो, आप टीवी खरीदते हो, आप घर बनाते हो, आप गाड़ी खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, इस तरीके से समझिए आप बच्चे खरीदते ही हैं, बच्चे हासिल करते हैं। तो ये बच्चों को भी एक special kind of goods जो है ना वो कंसिडर करके तो फिर एनालिसिस किया जाता है कि एक हाउस होल्ड कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके बच्चों की तादाद को डिटरमिन करेगा। So that the fertility becomes a rational economic response to the consumer's family demand for children relative to other goods। दूसरी चीज़ों के साथ आप उसको कैसे कंपैरिजन करते हैं। The usual income and substitution effects are assumed to apply। इसमें भी income effects और substitution effect यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अब आते हैं हम इसका डिमांड फंक्शन क्या होता है चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन का डिमांड फंक्शन ये आपके सामने है CD, यानी डिमांड फॉर अलाइव चिल्ड्रन, जिंदा बच्चों की जो डिमांड है वो फंक्शन होती है इनकम का, वाई फॉर इनकम
पी सी मतलब नेट प्राइस ऑफ चिल्ड्रन, प्राइस फॉर चिल्ड्रन, नेट प्राइस ऑफ चिल्ड्रन। नेट प्राइस क्या होती है? नेट प्राइस याद रखें, ये डिफरेंस होती है बच्चों की अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? ज़ाहिर बात है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो प्रेगनेंसी से उसकी वालदा गुजरती हैं, फिर बच्चों को बर्थ पैदाइश से गुजरती हैं, फिर उसके बाद के मामला है, तो उसमें उसके हैज़र्ड्स आते हैं, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तबीयत ख़राब रहती है, फिर वो जॉब नहीं कर सकती, जॉब पे नहीं जा सकती, जॉब का नुकसान होता है, उसको वेज छोड़नी पड़ती है। तो मदर की जो टाइम की अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो उसका कास्ट है, और उसके बेनिफिट, उसके जो पोटेंशियल बेनिफिट हैं कि कल को ये बच्चा बड़ा होगा, वो आपका बाजू बनेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, कमा के खिलाएगा, तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं ये नेट प्राइस है ऑफ चिल्ड्रन। मदर का जो टाइम है वो और उस बच्चे से हासिल होने वाले पोटेंशियल जो बेनिफिट्स हैं, इनका जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये इनका नेट प्राइस है। तो पी मतलब नेट प्राइस ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद है पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटिव टू चिल्ड्रन। बच्चों की निस्बत दूसरी चीज़ों की कीमत कितनी है, कितनी ज़्यादा कीमत है या कितनी कम कीमत है। और आखिरी चीज़ है टी एक्स फॉर टेस्ट ऑफ अदर गुड्स रिलेटिव टू चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या आपस में। यहाँ डी सी और डी वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ये चूँकि नॉर्मल गुड्स हम इसको तस्वुर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा बच्चों को अफोर्ड किया जा सकता है, उनकी तालीम पे खर्च किया जा सकता है, उनकी हेल्थ पे खर्च किया जा सकता है, उसकी कास्ट बियर की जा सकती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये डिमांड फॉर चिल्ड्रन बढ़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल गुड हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। इनकम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड फॉर चिल्ड्रन। दूसरी चीज़ डी सी ओवर डी पी सी यानी रिलेशनशिप ऑफ चिल्ड्रन विद नेट प्राइस, ये नेगेटिव है। जितनी ज़्यादा नेट प्राइस इसकी ज़्यादा होगी उतनी डिमांड फॉर चिल्ड्रन कम होगी, यानी मदर की अपॉर्चुनिटी कास्ट जितनी ज़्यादा होगी, औरतें जितना ज़्यादा वर्किंग रिलेशन में वर्किंग होंगी, वर्किंग वीमेन होंगी, वो जॉब करती हैं या वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रा वर्किंग हैंड है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा होगी तो मदर कम अफोर्ड करेगी बच्चे को पैदा करना, इसलिए अगर प्राइस ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होगी तो डिमांड फॉर चिल्ड्रन भी कम होगी। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेट प्राइस है द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डिमांड फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटिव टू चिल्ड्रन, दूसरी चीज़ों की प्राइस के अगर ज़्यादा है तो रुझान बच्चों की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज़ों की प्राइस कम होगी तो रुझान दूसरी चीज़ों, यानी जिसकी कीमत कम होगी लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटिव टू चिल्ड्रन की अगर हम बात करेंगे, अगर दूसरी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होगी तो लोग दूसरी चीज़ें अफोर्ड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली बच्चों की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर अदर चीज़ों की प्राइस कम होगी तो लोग दूसरी चीज़ों को अफोर्ड करेंगे और बच्चों की डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए इनका डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीज करेगी तो चिल्ड्रन की डिमांड भी इंक्रीज करेगी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कम होगी तो चिल्ड्रन की डिमांड भी कम होगी। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटिव टू चिल्ड्रन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद है जी टेस्ट फॉर अदर गुड्स। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि दूसरी चीज़ों के लिए टेस्ट अगर बढ़ेगा तो जाहिर बात है डिमांड फॉर चिल्ड्रन कम हो जाएगी, लोगों का ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ होगा, दूसरी कंज्यूमर गुड्स की तरफ होगा, तो बच्चों की तरफ से ध्यान कम होगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, टेस्ट उनके लिए बच्चों के लिए नहीं होगा। अगर दूसरी चीज़ों का टेस्ट कम होगा तो बच्चों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप इनका होगा कि दूसरी चीज़ों के लिए टेस्ट ज़्यादा है तो बच्चों की चिल्ड्रन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ों के लिए टेस्ट कम है तो बच्चों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ एक नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये इन चारों के रिलेशनशिप इनके हमने डिटरमिन कर लिए। अब हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। वो डायग्राम में वही बजट लाइन, आईसी कर्व और इनके इम्पैक्ट देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसकी डायग्राम पे जी। तो अब आते हैं हम इसकी डायग्राम पे। तो डायग्राम उसी तरह से जिस तरह हम इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम बनाते हैं जो आप लोगों ने अपनी माइक्रो के कोर्स में पढ़ा होगा। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं गुड्स कंज्यूम्ड बाय पेरेंट्स, वो चीज़ें जो पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे के अलावा,
और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं सी डी यानी डिमांड फॉर चिल्ड्रन, और ये हमारे पास ओरिजिन। उसी तरह से ये एक हमारे पास बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन, जिसको हम कह लेते हैं कि ए बी एक बजट लाइन है हमारे पास। ए बी बजट लाइन है, तो इससे नीचे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन हैं और उससे ऊपर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होगी, जहाँ पे आईसी का टेंजेंट होगा, टच करेगा इस पॉइंट ए बी को। तो ये हम एक एसी कर्व बना लेते हैं, जिस तरह हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व का हम बनाते हैं। ये हो गया आपके पास IC1। ये पॉइंट E1 पर हम इक्विलिब्रियम पे हैं, जहाँ पर वो GP1 गुड्स कंज्यूम करेंगे और CD1 बच्चे की वो डिमांड करेंगे। फर्ज करते हैं यहाँ पे पहला जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो लेते हैं कि राइज इन इनकम। अगर कंज्यूमर की या उस फैमिली की इनकम बढ़ जाती है तो वो कंज्यूमर क्या डिसीजन लेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो ये बजट लाइन आउटर वर्ड बाहर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा और वो एक नई बजट लाइन ड्रॉ करेगा। हम फर्ज करते हैं कि एक नई बजट लाइन हमारे पास आ जाती है। एक नई बजट लाइन जो बिल्कुल ए बी के पैरेलल है, वो आपके पास A2B2 के नाम से आ जाती है और आप एक नए और हायर बजट लाइन पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं IC2। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर है और यहाँ पे आप ज़्यादा बच्चों की डिमांड कर रहे हैं पहले से CD2 और ज़्यादा गुड्स आप डिमांड कर रहे हैं GP2। तो ये तो पहला एक्शन उसी तरीके से कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो चीज़ों की भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और बच्चों की भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं कि अगर नेट प्राइस बढ़ जाती है, अगर बच्चों की नेट प्राइस उनकी बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है मदर की, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि ये बजट लाइन जो ए बी है ये अंदर को रोटेट हो जाएगा और ये एक नई बजट लाइन बन के सामने आएगी, जिसको हम कहते हैं AB0। AB0 एक नई बजट लाइन आ जाएगी और कंज्यूमर पहले से कम बच्चों को वो अफोर्ड करेगा। GP1 तो वहीं रहेगा और ये डिमांड फॉर चिल्ड्रन आपकी पहले से कम होके CD0 हो जाएगी और आप IC0 पे E0 पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तीसरा स्टेप हम लेते हैं, अगर दो इफेक्ट्स इकट्ठे आ रहे हैं, यानी इनकम भी पहले से बेहतर हो जाए, राइज इन इनकम हो जाए, और दूसरा स्टेप प्राइस ऑफ चिल्ड्रन भी बढ़ जाए। यानी दोनों इफेक्ट्स इकट्ठे आ जाए, इनकम भी बढ़ जाए। इनकम कैसे बढ़े कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, कोई इनकम इंक्रीज हो जाए, बोनस मिल जाए, इसी के किसी अपॉर्चुनिटी से इनकम बढ़ जाए। और नेट प्राइस कैसे बढ़े, जैसे कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा रहे कि एक हाथ से ज़्यादा बच्चों पे टैक्स हो जाए तो नेट प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये जो AB वाला कर्व है ये ऊपर से तो बाहर चला जाएगा और नीचे से ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक रोटेशन बनाएगा ये ऐसे करके। यानी ये एक से बाहर को शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि इनकम बढ़ गई आपकी, और B की तरफ से ये नीचे को शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि अब आपका नेट प्राइस भी बढ़ गई। तो एक नया कर्व A3B3 जो है ना वो आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आप एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, जिसको हम ये कह लें कि ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट IC3 आ गया आपके पास। और यहाँ पर आप E3 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे आपका जो बच्चों की डिमांड है वो आप देखेंगे पहले से कम हो गई, ये कम होके CD3 हो गई और चीज़ों की डिमांड बढ़ के GP3 बन गई। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है ना वो वर्क करती है।
यानी जब भी कोई डिसीजन लेंगे, कोई हाउस होल्ड डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन लेते वक्त इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेगा और इन चीज़ों को देखेगा। तो अब अगर आपने बच्चों की डिमांड को कंट्रोल करना है तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि आप लोगों की इनकम को बढ़ाएं और बच्चों की कास्ट को बढ़ा रहे, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करें इन वीमेन, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाएं इन वीमेन ताकि वो कैरियर ओरिएंटेड हों। जब वो कैरियर ओरिएंटेड होंगी तो दो इम्पैक्ट आएंगे उनके। कैरियर ओरिएंटेड होने से एक तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, दूसरी उनकी इनकम इंक्रीज होगी, दूसरी उनकी नेट प्राइस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को काबू करना चाहते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को इन कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप औरतों की अपॉर्चुनिटी कास्ट उनकी बच्चा पैदा करने की बढ़ा दें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दें, उनको एजुकेशन दें, उनको स्किल्स दें ताकि वो काम करने की तरफ आए। इस तरीके से उनकी दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और बच्चों की डिमांड कम होगी। तो इस तरीके से पॉसिबल है कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमिन कर सकें और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। तो ये है बुनियादी तौर पे हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी कि जब भी बच्चे या लोग फैमिली साइज को डिटरमिन करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो वो इन चीज़ों को कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस को सामने रखते हैं और इससे ही वो डिसीजन करके तो अपनी वो फैमिली का साइज डिटरमिन करेंगे। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।